नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पारस एग्रीकल्चर क्लासेस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, आपके लिए कृषि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि कृषि प्रवेशक के 1025 पदों पर स्वीकृति प्रदान और कर दी गई है, मंजूरी और मिल गई 1025 पदों पर। तो आपकी ये जो भर्ती होगी ये बहुत बड़ी भर्ती बन जाएगी। तो आप अपनी जो तैयारी है उस पर जोर पूरा लगा दीजिए ताकि आप भी एक कृषि प्रवेशक बन सकें। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अब मैंने आपके रोकड़ फसलें और जो है तिलहनी फसलों के बारे में बातचीत कर ली थी। आगे है अपने दलहनी फसलें। दलहनी फसलें देखिए, पल्सेस जो क्रॉप होती है, दलहनी जो फसलें होती हैं, दलहनी फसलें के बारे में कई चीज़ें जो होती है वो समान होती है, लेकिन अलग अलग चीज़ें ना लिखा करके मैं आपको एक ही जगह सब कुछ बता रहा हूँ। तो आपके कई जो पॉइंट होंगे वो क्लियर एक ही साथ हो जाएंगे सभी दलहन के। जैसे प्रोटीन की मात्रा एक जगह क्लियर हो जाएगी, तेल की मात्रा एक जगह क्लियर हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा एक जगह क्लियर हो जाएगी। तो कई जो पॉइंट होते हैं, परागण की मात्रा एक जगह क्लियर हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो आपकी एक ही जगह पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और इससे जो दलहनी फसलों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्वेश्चन आपके इसके अंदर वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए दलहनी फसलें, दलहनी फसलों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी विशेष दलहनी फसल की बात नहीं कर रहा, मैं सभी दलहनों की बात कर रहा हूँ। जो भी दलहनी फसलें बोलते किनको हैं अपन, जो बराबर दो भागों में टूट जाए बढ़ जाए, दलहनी फसलें कहलाती हैं। दलहनी फसलों में प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है दलहनी फसलों को। तो देखिए दलहनी फसलें, दलहनी जो फसलें हैं अपने, है ना, तो उनका जो सभी का पुष्प क्रम जो होता है वो क्या होता है, पुष्प क्रम। सभी दलहनी का, कोई विशेष क्रम एक का नहीं बता रहा, सभी दलहनी का पुष्प क्रम जो होता है वो क्या होता है, रेशमी होता है। तो कोई भी आपको कोई भी फसल पूछ ले दलहनी की कि इसका पुष्प क्रम क्या है, तो सभी दलहन का पुष्प क्रम जो होगा वो क्या होगा, रेशमी होगा। इसके अलावा जो अपने फल प्रकार है, फल प्रकार, देखिए सभी दलहनी का, ये चीज़ें जो चल रही है अपनी वो सभी की चल रही, कोई स्पेशल एक दलहन की नहीं चल रही। सभी दलहन का जो फल प्रकार होगा वो होगा पोड या लेग्यूम। पोड या लेग्यूम इसका फल प्रकार होता है सभी दलहनों का। आगे देखिए सभी दलहनों के अंदर परागण की प्रक्रिया, सभी दलहनों में जो परागण की प्रक्रिया होती है वो परागण पाया जाता है सभी दलहनों के अंदर स्वपरागण, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। आगे देखिए स्वपरागण, लेकिन अपवाद कौन है, एक फसल ऐसी भी होती है दलहन के अंदर जिसके अंदर बहुधा परागण होता है। तो अपवाद कौन है, अरहर, अरहर के अंदर बहुधा परागण पाया जाता है। बहुधा परागण अपन किसको बोलते हैं, जिसके अंदर स्वयं परागण भी हो और पर परागण भी हो, दोनों परागण जिसके अंदर होते हैं उसको बोलते हैं बहुधा पर परागण। तो बहुधा परागण पाया जाता है किसके अंदर, अरहर के अंदर। बाकी सभी जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें सब परागण पाया जाता है। इसके अलावा चने के अंदर भी 5 से 10% पर परागण पाया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना, 5 से 10% चने के अंदर भी पर परागण पाया जाता है। कौन सा परागण, पर परागण पाया जाता है। बाकी जो होता है वो सब परागण ही पाया जाता है। तो चने के अंदर भी पर परागण होता है 5 से 10%, और अन्य जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनमें सब परागण पाया जाता है। आगे देखिए परागण ये होता है। आगे देखिए दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है क्या, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। ध्यान रख लेना, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे देखिए अपने दलहन के अंदर, दलहनों के अंदर कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। दलहन जो होती है, दलहनी फसलें, जैसे कि साधारण तौर पर अपन बोलते हैं कि खाद्यान्न जो फसलें होती है, खाद्यान्न फसलों में लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। कौन से एमिनो अम्ल की, लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है किसमें, खाद्यान्न फसलों के अंदर। लेकिन
जो दलहन फसलें हैं, दलहनी फसलों के अंदर कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, दलहनी जो फसलें होती है, दलहनी फसलों के अंदर एक तो पाई जाती है ट्रिप्टोफैन और एक होती है मेथियोनिन। ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन, इन दोनों एमिनो अम्ल की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। किसके अंदर? दलहन के अंदर। और यदि खाद्यान्न की बात करें तो अपन तो लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। तो ये सभी दलहन के अंदर आ जाएगी। आगे देखिए, दलहन के अंदर दुर्गंध, दलहन के अंदर जो दुर्गंध आती है वो दुर्गंध किस कारण से आती है? जैसे कि मटर के अंदर, चने के अंदर लाइपो ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण आती है। लाइपो ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण मटर के अंदर और चने के अंदर क्या आती है? दुर्गंध आती है। तो दलहन में दुर्गंध जो आती है वो किसके कारण से आती है? लाइपो ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण से आती है। इसके अलावा जो रोपण दूरी होती है, देखिए मैं सभी दलहनों के लिए बता रहा हूँ, कोई स्पेशल एक दलहन के लिए नहीं बता रहा आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। आगे देखिए, रोपण दूरी, रोपण दूरी जो रखी जाती है वो सभी दलहनों की जो रखी जाती है वो रखी जाती है 30 × 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो अपवाद है वो अपवाद है अरहर। अपवाद कौन है? अरहर है। कितनी रखी जाती है अरहर की? 60 × 45 सेंटीमीटर अपवाद अरहर की रोपण दूरी रखी जाती है। बाकी जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनकी रोपण दूरी जो रखी जाती है वो 30 × 10 सेंटीमीटर ही रखी जाती है, ये दूरी रखी जाती है। अपवाद कौन है? अरहर। इसके अलावा अपन बात करें तो 2n गुणसूत्र जो संख्या होती है, गुणसूत्र जो संख्या होती है वो गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो देखिए, सभी खरीफ की दालों के अंदर, जितनी भी खरीफ की दालें होती हैं उनके अंदर गुणसूत्र संख्या पाई जाती है 22, और जबकि रबी की दालों के अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 14। लेकिन अपवाद है कौन? काबुली चना। अपवाद है कौन? काबुली चना। काबुली चना के अंदर जो गुणसूत्र संख्या पाई जाती है वो पाई जाती है 16। तो 2n जो संख्या होती है वो खरीफ में तो होती है 22, रबी में होती है 14, और अपवाद है कौन? काबुली चना। काबुली चना के अंदर कितनी पाई जाती है? 16 पाई जाती है। ये होता है इसका अपवाद। इसके अलावा जो अपने शाकनाशी काम में लेते हैं, सभी दलहनों के अंदर मैं आपको शाकनाशी बता रहा हूँ कि शाकनाशी कौन कौन से काम में लेते हैं। तो देखिए, पहला जो शाकनाशी काम में लेते हैं वो लेते हैं फ्लूक्लोरेलिन। पहला जो शाकनाशी काम में लिया जाता है वो लिया जाता है फ्लूक्लोरेलिन। ये देखिए शाकनाशी हर्बिसाइड्स, देखिए फ्लूक्लोरेलिन। अब फ्लूक्लोरेलिन है जो इसकी 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा ली जाती है। कब ली जाती है? ये ली जाती है बुआई से पूर्व। एक चीज ध्यान रखिएगा आप, एकमात्र ऐसा शाकनाशी जो बुआई से पूर्व काम में लिया जाता है कौन सा है? फ्लूक्लोरेलिन। इसका जो व्यापारिक नाम है वो बेसालिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार बेसालिन के नाम से भी आ जाता है। तो फ्लूक्लोरेलिन है और बेसालिन एक ही बात है। तो इसकी 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व मात्रा अपन काम में लेते हैं। इसके अलावा जो दलहनों के अंदर शाकनाशी काम में लेते हैं वो दूसरा है ट्राइफ्लोरेलिन। ट्राइफ्लोरेलिन, इसका भी व्यापारिक नाम कुछ होता नहीं है, ट्राइफ्लोरेलिन के नाम से आता है। इसकी भी जो मात्रा लेते हैं वो लेते हैं 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखिए, ये तो था बुआई से पूर्व फ्लूक्लोरेलिन, लेकिन ये जो ट्राइफ्लोरेलिन है ये शाकनाशी कब काम में लिया जाता है? बुआई के बाद। देखिएगा, बुआई के बाद व अंकुरण से पूर्व। बुआई के बाद व अंकुरण से पूर्व जो शाकनाशी काम में लिया जाता है वो होता है ट्राइफ्लोरेलिन। इसके अलावा जो अपना जो शाकनाशी है वो काम में लिया जाता है इमेजा थापर। तीसरा देखिए, इमेजा थापर। ये इमेजा थापर जो काम में लिया जाता है ये लिया जाता है 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये काम में लेते हैं कब? खड़ी फसल के अंतर्गत। कब लेते हैं?
खड़ी फसल के अंदर, खड़ी फसल में उर्वरक देना, खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन, क्रॉप ड्रेसिंग, फर्टिगेशन कहलाता है ना। आगे देखिए, इमेजा था पर जो लेते हैं 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। इसके अलावा जो है सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, देखिए आगे ये शाकनाशी हो गए। आगे देखिए अपने सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, या पहले आप जलमांग देख लीजिए। जलमांग जो काम में लेते हैं वो लेते हैं 250 से 300 mm। ये सभी दलहनों की जलमांग होती है। कितनी होती है? 250 से 300 mm जो होती है वो जलमांग होती है सभी दलहन की। आगे देखिए, लेकिन अपवाद कौन है? मोट की जलमांग कम होती है। कितनी होती है? 90 से 150 mm मात्र। 90 से 150 mm ही होती है मोट की। बाकी जितनी भी दलहनी है उनकी जो जलमांग होती है वो होती है 250 से 300 mm। आगे देखिए, अब आगे क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज देखिए इसकी क्रांतिक अवस्था। देखिए क्रांतिक अवस्था अलग अलग फसलों में अलग अलग होती है। ये क्रांतिक अवस्था वह अवस्था कहलाती है जिसमें फसल जो होती है वो पानी के लिए विशेष रूप से आवश्यक होता है, मतलब कि पानी के प्रति असंवेदनशील हो जाती है, उसको पानी चाहिए ही चाहिए होता है फसल को, तो उस समय वो कहलाती है क्रांतिक अवस्था। और इस समय यदि अपन सिंचाई नहीं करते हैं तो उत्पादन में भारी गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो वो क्रांतिक अवस्था, जिसके पानी के लिए वो जो पौधे होते हैं वो सहनशील हो। तो क्रांतिक अवस्था देखिए, इसमें एक तो होती है पुष्पन के समय, क्रांतिक अवस्था जो होती है एक तो होती है पुष्पन के समय, एक होती है इसके अंदर क्रांतिक अवस्था दालों के अंदर फलियां बनते समय। ये दो समय के अंदर यदि जल नहीं मिलता है पौधे को तो इनके उत्पादन में क्या आती है? भारी गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो वो क्रांतिक अवस्था है, क्रिटिकल स्टेज कहलाती है। जल के प्रति पौधा असंवेदनशील हो जाता है, जल उसको चाहिए ही चाहिए होता है। इसके अलावा देखिए अपने ये हो गई क्रांतिक अवस्था। आगे देखिए आप रोग जो है ये प्रमुख रूप से 3 रोग जो है वो सभी दलहनी फसलों में समान है, जैसे कि पीत सीरा मोजेक, ये पीत सीरा मोजेक। देखिए पीत सीरा मोजेक जो रोग है इसका जो वायरस के द्वारा होता है, पहली बात तो देखिए ये वायरस के द्वारा होता है। दूसरी बात, इसका वाहक कौन होता है? वाहक होती है इसकी व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। इसका जो नियंत्रण करते हैं पीत सीरा मोजेक का, ये नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है एसीफेट के द्वारा। कितना लेते हैं? 1 ml प्रति लीटर पानी लेते हैं और छिड़काव करते हैं। तो देखिए नियंत्रण एसीफेट से वायरस के द्वारा होता है। वाहक जो होती है वो कौन होती है? सफेद मक्खी, बेबेसिया टेबेसाई जो होती है सफेद मक्खी इसका वाहक होती है। इसके अलावा दूसरा जो रोग है अपने वो होता है उकटा रोग। कौन सा रोग? उकटा रोग। ये अगेती बुआई में होता है। उकटा रोग जो होता है, ध्यान रख लेना, दलहनी फसलों के अंतर्गत ये अगेती बुआई करने पर होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये किसके कारण से होता है? ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के कारण होता है क्या? उकटा रोग। ठीक है। इसका जो नियंत्रण करते हैं वो करते हैं टेबुकोनाजोल से इसका क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। आगे देखिए, अगला जो रोग है अपना ये पीत सीरा मोजेक, उकटा रोग। अगला रोग देखिए अपने जो है वो है छाछा रोग। अब इस छाछा रोग के अन्य नाम हैं, इसे धोलिया भी बोलते हैं,
धोलिया के नाम से भी जाना जाता है। ये चूर्णिल आशिता भी बोलते हैं इसको, चूर्णिल आशिता भी बोलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू भी बोलते हैं इसको, पाउडरी मिल्ड्यू, इन नामों से ये जाना जाता है। ये जो छांचा रोग होता है, छांचा रोग क्या लक्षण प्रदर्शित करता है? लक्षण देखिए इसके, ये पौधे की जड़ों को छोड़कर, जैसे ये पौधा है, इन जड़ों को छोड़कर संपूर्ण पौधे पर, जड़ों को छोड़कर पूरे के पूरे पौधे पर क्या दिखाई देती है? सफेद चूर्ण दिखाई देती है। देखिए, जड़ों को छोड़कर संपूर्ण पौधे पर सफेद चूर्ण दिखाई देती है। ये किसका लक्षण होता है? छांचा रोग का लक्षण होता है। इसके नियंत्रण के लिए जो काम में लिया जाता है, इसका जो कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण जो किया जाता है, वो किया जाता है केराथेन के द्वारा। केराथेन 1 ml लेते हैं प्रत्येक लीटर में, केराथेन के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। ये इसके अंदर प्रमुख रोग होते हैं दलहनी फसलों के अंदर। ये मैं आपको सभी दलहनी का बता रहा हूँ। आगे जो है जैसे कि अलग अलग फसलों में अलग अलग चलेंगे, जैसे कि चने के अंदर है झुलसा रोग चलेगा, तो उस प्रकार से अनेक अलग अलग जो दलहनी फसलें होंगी उनमें कोई विशेष जो रोग रहेंगे वो मैं आगे आपके वीडियो में बता दूंगा। लेकिन विशेषकर जो ये रोग होते हैं कि आपको पूछ ले कि निम्न में से दलहनी फसलों में पाए जाने वाले रोग है और आपको दे दे छांचा रोग, पीसरा मोजेक और उकटा रोग, और ऑप्शन दे दे उपयुक्त सभी, तो आपको उपयुक्त सभी ही करना है। आगे देखिए दलहनी फसलों के बारे में इतना कोई कुछ नहीं बताता। एक साथ मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और भर्ती आपको पता है 1025 पदों पर और बढ़ा दी गई है, तो अब जो है वो कंपटीशन करने में भी मजा आएगा। आगे देखिए कीट, ये हो गए रोग। अब है कीट जो है ये इसके अंदर विशेषकर जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलों में एक कीट विशेषकर होता है। कौन सा कीट भाई? कीट होता है इसके अंदर फली छेदक। कौन सा कीट होता है? फली छेदक। देखिए फली छेदक का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। आर्मी के अंदर है भाई ये हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। कौन? फली छेदक कीट। ये सबसे भयंकर कीट होता है दलहनी फसलों का। दलहनी फसलों की फलियों के अंदर ये क्या कर देता है? छेद कर देता है, फली छेदक कीट। और इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। इसके नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं क्यूनोलोफोस। नियंत्रण जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? क्यूनालोफोस कितना लेते हैं? ये लेते हैं 25 kg पाउडर जो होता है प्रति हेक्टेयर के अंदर इसका यूज किया जाता है। ये एक ही कीट होता है प्रमुख रूप से दलहनी फसलों में। अलग अलग जो कीट भी आएंगे तो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताता रहूंगा। अब आगे देखिए आप, ये चीजें हो गई। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको प्रोटीन। सभी दालों के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 20 से 26 का एवरेज होता है। 20 से 26% तक सभी दालों में प्रोटीन पाई जाती है। जैसे कि अलग अलग फसलों में अलग अलग है। जैसे कि चने के अंदर 21% प्रोटीन है, औरों में 25% भी प्रोटीन है, चौला के लोबिया के। तो ये दालों के अंदर भी है ना बेटा। एक चीज ध्यान रखना, 20 से 26% का लेकिन इसमें एवरेजन होता है। आप 20 से 26 एवरेजन याद भी कर लोगे तो ऑप्शन के अंदर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करोगे। तो 20 से 26% प्रोटीन पाई जाती है। आगे देखो कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली 60 से 65% पाई जाती है सभी दलहनों के अंदर। कितनी पाई जाती है? 60 से 65% सभी दलहनों के अंदर। इसके अलावा देखिए कार्बोहाइड्रेट 60 से 65, तेल की मात्रा, तेल जो पाया जाता है वो पाया जाता है 1.3%। सभी दलहनों के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 1.3%। आगे देखिए दालों के अंदर अंकुरण, दालों में अंकुरण
देखिए साधारण तौर पर सभी दालों के अंदर जो अंकुरण परसेंट होता है वो होता है 80%। तो 80% क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। लेकिन अपवाद कौन है, सोयाबीन, दलहनी और तिलहनी जो फसल है सोयाबीन, ये अपवाद है। और सोयाबीन के अंदर कितना होता है, 65% इसके अंदर अंकुरण पाया जाता है, 65% अंकुरण पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। आगे देखिए, इसके अलावा अन्य बातें भी और कुछ रह गई है, जैसे कि दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान, दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो ये है भारत का। भारत जो है ये फर्स्ट स्थान पर आता है दलहन उत्पादन करने के मामले के अंदर। इसके अलावा जो है, जैसे कि मैं आपको कटोरे बताया था कि धान का कटोरा किसको कहा जाता है, चावल का कटोरा किसको कहा जाता है। धान और चावल एक ही बात है, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, अन्न का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। उसी प्रकार से अब अपन दलहनी फसलों की बात कर रहे हैं, तो दाल का कटोरा किसे कहा जाता है, दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो ये विशेषकर जो मुख्य बातें थी दालों के बारे में वो मैंने कर ली है। अब आगे जो अपना जो अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा चना। अब चने के अंदर जो है वो मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को इसकी मदद मिल सके। धन्यवाद।